देखो लास्ट टाइम हम लोग इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे। इलास्टिसिटी में आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था डिस्कस होना, दैट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेस। थोड़ा शुरुआत से रिवीजन कर लो 2 मिनट। किसी भी सब्सटेंस या बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे अगर आप उसको डिफॉर्म करके छोड़ते हैं तो वो वापस से अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का एक लिमिट होता है जहां तक अगर आप डिफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे और छोड़ेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, तो बॉडी अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा। उस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। करेक्ट। उसके बाद प्लास्टिसिटी था कि बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे वो अपना शेप और साइज है ओरिजिनली गेन करने का टेंडेंसी शो नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। फिर आया था टर्म स्ट्रेस। कोई भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो आपके फोर्स को काउंटर करने के लिए बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। जो भी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, उसको आप कहते हैं स्ट्रेस। सही है। अब आगे देखिए आप स्ट्रेस का टाइप और स्ट्रेस का जो इफेक्ट होगा जिसको हम लोग स्ट्रेन कहेंगे उसके बारे में एक एक करके आराम से देखो, समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो ये होता है, तुम्हारे पास कोई एक रॉड है और इस रॉड के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। जैसे हम खड़े हैं तो मेरे बॉडी का जो वेट है वो फोर्स लगा रहा है और मेरे पैर का एक क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है। सही है। देखो एक पैर पे खड़ा तो हो क्या रहा है, मेरे बॉडी का पूरा वेट जो है वो इस तरह के रॉड पे एक फोर्स डाल रहा है। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो होता क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस will be equals to force perpendicular to cross section के perpendicular का force divided by cross sectional area तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है दैट इज F परपेंडिकुलर बाई P। F परपेंडिकुलर में क्या लेना है, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर का फोर्स है वो लेना है, डिवाइड किससे करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। खाली एरिया बोलिएगा ना तब तो है ना, तीन को फॉर्मूला सब एक ही रहते, हर बार तो नीचे एरिया ही ना। ठीक है, लेकिन एरिया अलग अलग बार अलग अलग, फोर्स अलग अलग बार अलग अलग। अब देखिए जैसे यहीं पे देखिए ये जो मोबाइल होल्डर का स्टैंड लगा है, सब देख रहे हो आप, यहाँ पे जो मोबाइल का वेट या पूरे स्टैंड का जो वेट है वो उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। ये फैन देखो, फैन जैसे हैंग है, फैन का जो नीचे वाला वेट है वो उसका जो रॉड है उसके नीचे एक वेट है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या होता है, जैसे कोई एक बॉडी, इस बॉडी के सरफेस के नॉर्मल, इस बॉडी के सरफेस के नॉर्मल हर तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी के सरफेस के नॉर्मल आप हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। करेक्ट। अब ये जो फोर्स चारों तरफ से सरफेस के परपेंडिकुलर, अब वर्ड आ रहा सरफेस, पीछे था क्रॉस सेक्शन, एरिया तो हर जगह है। ठीक है, फोर्स तो हर जगह है। पिछले बार फोर्स कौन था, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब जो फोर्स आ रहा है वो कौन है, जो सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, तो सरफेस के नॉर्मल का फोर्स ले लेना है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। फोर्स नॉर्मल टू सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल का फोर्स होगा वो लेना है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया।
फिर से आप बोल दो F/A, ठीक है। तो फॉर्मूला तो है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। यहाँ पे कौन फोर्स, यहाँ पे कौन फोर्स, यहाँ पे कौन सा एरिया, यहाँ कौन एरिया, ये आपको दिमाग, ठीक है। दो हो गया। थर्ड है हम लोग के पास टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग। टेंजेंशियल स्ट्रेस, दूसरा नाम होता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या है पहले से मान लो, जैसे ये हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब का जो नीचे वाला प्लेट है ना उसको आप फिक्स कर दे, फेविक्विक से मान लो चिपका। अब ऊपर वाले को तुम राइट की तरफ ऐसे खींचो, मतलब धागा बांधा और खींच रहे, ठीक है ऐसे। अच्छा यहाँ देखिए ना, यहाँ आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे दो नट है, समझ में आ रहा है, दो नट है छोटा छोटा, ठीक है। अब ये पूरा बोर्ड जो है वो नट के सारे ऐसे लटका हुआ, तो जो बोर्ड का फोर्स है वो इस पूरे क्लैंप के पैरेलल है, समझ रहे। हम उसी को ऐसे दिखा रहे, बात समझ रहे, मतलब नेचर में हर जगह चीजें होती हैं, तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा फोर्स जो एकदम किसी सरफेस के पैरेलल हो, सरफेस के कैसा पैरेलल, जब आप उस फोर्स को लेते हैं और उस एरिया से ही डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं टेंजेंशियल। व्हाट है टेंजेंशियल, व्हाट है टेंजेंशियल, समझ में आ रहा है, टेंजेंट की तरफ पैरेलल स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज, यहां लिख देते हैं shearing stress is equals to F parallel to face, फेस के पैरेलल लेना भाई, और एरिया ऑफ फेस लेना, एरिया ऑफ फेस लेना, क्लियर। ऐसे चीजें चलती है। अभी देखो जैसे हम लोग को एक चीज समझाते हैं, मान लो जैसे इसको हम इस पे हैंग करते हैं, सपोज ऐसे एक इस पे हैंग कर दिया, ऐसे आप लोग घर में होता है ना होल्डर, ऐसे इसको लटका, तो इसका वेट तो नीचे लगा है, उस होल्डर के साथ पैरेलल टू द फेस। अब आप उस वेट का या जो भी फोर्स आया उसको अगर आप उसी एरिया से डिवाइड कीजिएगा, दैट इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीनों स्ट्रेस क्लियर है, ठीक है। ये वाला स्ट्रेस दो पार्ट में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो पार्ट में होता है। एक होता है जो चीजों को इलोंगेट करता है, जैसे ये दिख रहा है आपको। एक होता है जो चीजों को दबाता है, कंप्रेस करता है, जैसे हम खड़े हैं तो मेरा पैर दब रहा है और हम ऐसे हाथ उठा के किसी चीज से लटक जाए तो मेरा हाथ उस समय इलोंगेट हुआ है, लेकिन दोनों है क्या, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से। एक कंप्रेसिव है, दूसरा कैसा है, टेंसाइल, ठीक है। कंप्रेसिव है, टेंसाइल, कंप्रेस कर रहा है, खींच रहा है, क्लियर है, दोनों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब अगर किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस क्या है समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट जनरेट होता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। कम आए ज्यादा आए, आएगा जरूर, आपको दिख जाए नेकेड आई से, नहीं दिखे नेकेड आई से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आता है जरूर, ठीक है। जो डिफॉर्मेशन बॉडी में क्रिएट होता है, डायमेंशन में जो चेंज होता है पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे लेंथ में चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम में चेंज बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको कहते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। Strength is change in dimension by original dimension। बॉडी के डायमेंशन में चेंज, जब आप बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज होता है, लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, यहाँ देखो लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, घट सकता है, यहाँ एंगल में कुछ चेंजेस हो सकता है। तो जो भी डायमेंशन में चेंज होगा उसको जब आप ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो रेशियो ऑब्टेन होता है उसको आप कहते हैं स्ट्रेंथ।
व्हाट्स विल बी अ रेशियो? बताओ इसका क्या यूनिट होना चाहिए? ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ठीक है। दिस इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। अब ये भी मेनली तीन तरह का होता, तो चार तरह का है, तीनों दिखाएंगे फिर एक चौथा दिखाएंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? सी दैट फिगर, सी दैट फिगर। जब आप इस पे, इसका मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है। आप जब इस पे फोर्स लगाएं तो इसके लेंथ में चेंज हुआ डेल L, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ इज डेल L by L, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। सेकंड इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। सी दैट जब आप इस तरह से इसको चारों तरफ से ऐसे दबाइएगा, दबाइएगा या खींचिएगा, दोनों सोचिएगा। हाँ, हम एक दिखा रहे फिगर। जब आप इसको ऐसे दबाइएगा तो क्या ये वॉल्यूम में इसका डिक्रीज होगा? अच्छा, हम डिक्रीज बोल रहे हैं, इसका रिवर्स भी होगा ना। अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो फैल जाएगा ना। जैसे गुब्बारे को दबाएं तो अंदर आए, अगर उसके अंदर हवा भर दे तो बाहर जाएगा, दोनों तरीके। तो जो भी आपके वॉल्यूम में चेंज हुआ, जब आप उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ में आ रहा? तीसरा आ जाओ इस टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, यही पे फिगर बनाएंगे, पहले नाम इधर लिख दें। थर्ड इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, ये क्या होता है समझो। इस फिगर को हम थोड़ा लैटरल व्यू में आपके सामने ऐसे रखना चाहते हैं, केवल क्रॉस सेक्शन देखिए सब कोई, 3 डायमेंशन छोड़ दीजिए, 2 डायमेंशन में देखिए, बॉक्स का सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है। घर में एक मैच बॉक्स लेना, नीचे वाले फेस को अच्छे से चिपका देना टेबल पे, और ऊपर वाले फेस पे थोड़ा फोर्स लगाना, देखना नीचे वाले फेस के कंपैरिजन में ऊपर वाला फेस थोड़ा आगे खिसक जाएगा। सही है, थोड़ा आगे खिसक जाएगा। देखो जी वो फिगर, ये नया फिगर उसका, फोर्स इधर, करेक्ट ना, सरफेस के पैरेलल हम फोर्स इधर लगा के रखे, तो ये जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं हम लोग शियरिंग स्ट्रेंथ। अब ये एंगल कितना है, ये रहा L, ये रहा X, पैरेलल से आता है इसको। अच्छा, आपको अभी तक पता चल गया फिजिक्स में पैरेलल कहीं भी आ जाता है, तो थीटा किसके बराबर? x बाई कितना, x बाई L, थीटा इज इक्वल्स टू x बाई L। अच्छा, आपको पता है पैरेलल में जो आप थीटा लिखते हो, आप थीटा नहीं लिखते हो, एक्चुअली आप tan थीटा लिखते हो। ठीक है, आपको याद रखने के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। tan थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर x और बेस कौन है? L, करेक्ट। तो आप शियरिंग स्ट्रेंथ में लिखे हैं थीटा, एंड दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू x बाय L। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का आफ्टर इफेक्ट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस का आफ्टर इफेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, और शियरिंग स्ट्रेस के शियरिंग स्ट्रेंथ। अब सोचो एक और है, दैट इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेंथ। लैटरल स्ट्रेंथ ये क्या होता है? जब आप किसी वायर को खींचिएगा तो उसका लेंथ बढ़ा, जब आप वायर को दबाइएगा या रॉड को दबाइएगा, लेंथ घटा, तो क्या उसके क्रॉस सेक्शन के डायमीटर या रेडियस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा इफेक्ट। मान लो जैसे हमारे पास ये एक वायर है जिसका ये है डायमीटर, और आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जब आप उसको खींचोगे, ऑब्वियसली इसका लेंथ अगर बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा ही घटेगा, और रिवर्स भी सोचा जा सकता है कि अगर लेंथ को घटाएंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। जो भी हो, लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यानी lateral strength is
इक्वल्स टू चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर और चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, फिर से यहां से लेके एकदम एक एक टर्म समझ लो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल एंड शेयरिंग, देन स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जब बॉडी पे लगेगा वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। आप में से कोई है जो एग्जांपल दे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का, कुछ और कोई ऐसा जो आपको लगता है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कैटेगरी में? क्या रुक जाओ, कुछ बोल रहे हो? हाँ क्या बोले सर? इलॉन्गेशन ऑफ रबर बैंड। अच्छा चलिए हम आपका बात मान लेते हैं। आप लोग अभी इलास्टिसिटी में अभी बच्चे हैं, स्टार्ट हो रहा है। आप रबर पे कहानी पढ़ सकते हैं इलास्टिक का, बट रबर इज नॉट इलास्टिक। ठीक, आपको जब भी इलास्टिसिटी बोला जाता है दिमाग में सबसे पहले रबर आता है, लेकिन रबर इज नॉट इलास्टिक, वो आपको लास्ट में बता देगा। ठीक है, तब तक आप रबर को लेके खेलिए। हाँ बोलो। रस्सी क्या करें उसका? आपको उसको यूज करने बताना होगा। हाँ ये बात हुआ, ऐसे बोलो। ठीक है, तो रबर रस्सी को ऐसे खींचना, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। करेक्ट? हाँ गुड। और बोलो। चलो ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स होता है, नोट कर इतना फटाफट। देखिए हुक्स लॉ, सुन लीजिए, एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा, लिख लीजिएगा, फिर इस पे काम स्टार्ट करेंगे। आप एक स्प्रिंग लीजिए, जो आपके पेन में हल्का वाला स्प्रिंग होता वही लीजिए, ज्यादा मोटा लेके फायदा नहीं। उसको हल्का सा डिफॉर्म करके छोड़िएगा, तो जिस शेप साइज में था उसी शेप साइज को रिगेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसको थोड़ा और स्ट्रेस करना, मतलब थोड़ा और डिफॉर्म करना, एक सर्टेन लिमिट तक तुम महसूस कर सकते हो कि अगर वहां तक तुम छोड़ोगे तो वो अपना शेप और साइज रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आपका डिफॉर्मेशन उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो छोड़ने के बाद भी वो अपना शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाता। आप उसी लिमिट को किस नाम से जानते हैं? इलास्टिक लिमिट। वेरी गुड। अब हुक्स लॉ जो कहता है वो ये है कि अगर किसी बॉडी का डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है, मतलब उससे ज्यादा नहीं, तोड़ना नहीं है, खराब नहीं करना, बात समझिए, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है, तो आप जितना स्ट्रेस अप्लाई कीजिएगा उसी के साथ स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन के साथ बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस डबल किए, स्ट्रेन भी दुगना हो गया। स्ट्रेस 3 गुना किए, स्ट्रेन भी 3 गुना हो गया। मतलब सिंपल स्टेटमेंट बोले वो बोले अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, इतना बोल दिए, एक छोटा सा कांस्टेंट आ गया, फिर धड़ाधड़ बोर्ड भर जाएगा। ठीक, नीचे स्टेटमेंट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ लिखना, अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain. Under elastic limit, stress is directly proportional to strain. ठीक है, देखो देखिए यहां से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है, थोड़ा ध्यान। तो आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मिसरीड ना करें, ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करें। ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही आप
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है स्ट्रेन। तो आप उस कांस्टेंट को भी लिख सकते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। where K is modulus of elasticity इसी का दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो जो आपके सामने के आया है उसके फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तीन तरह का स्ट्रेस आप पढ़े हैं, तीन कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी आप पढ़े हैं। जो स्ट्रेस होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है, तो जब आप उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो भी तुमको ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट कैटेगरी में सब डिवाइड करता है। ठीक है, वन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, नेक्स्ट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सब नाम आप पहले कभी सुने? डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन भी सब पूछा जाता है। हाँ स्टूडेंट मेरा चेहरा देखते हो, ये क्या ये क्या ये क्या, अरे कहां से बताएंगे क्या है, यहां बताना। ठीक है, इसलिए आपको जानते हो मेरे लिए सबसे हार्ड चैप्टर पढ़ाना पता है कौन? यूनिट एंड डायमेंशंस। उससे हार्ड चैप्टर है आज तक उनको नहीं बताया। ठीक है, मेरा बात, तुम लोग के लिए बहुत कुछ हार्ड है, मेरे लिए यूनिट एंड डायमेंशन सबसे हार्ड। कारण जो जिज्ञासी भरी नजरों से सब हमको देखता है ना, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, नहीं हम सुने नहीं है, ये हम कभी पढ़े नहीं। ठीक है, मास्टर भी समझ लो क्या बोले, हम उसको बोलेंगे भाई देखो ये जो यंग्स मॉडुलस है ना तुम आगे पढ़े, एक दिन बच्चा मानेगा, फिर अगले दिन आएगा बल्क मॉडल, तो ये तुम आगे पढ़े, इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल बात है और हाँ सही में होता है। आप में से भी बहुत कोई का फीलिंग आया हो, हम बोल रहे हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में पड़ेगा, ठीक, टॉर्क रोटेशन में पड़ेगा, फिर आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अरे वहां पढ़ लो, नहीं आता हो इसलिए डेली ठीक है, क्या करना है अब देखो यार ध्यान से। सबसे पहला यंग्स मॉडुलस represented by y, Young's modulus represented by y. So Young's modulus is equals to longitudinal stress by longitudinal strain, longitudinal stress by longitudinal strain, y is equals to, देखो longitudinal stress हम लोग लिख चुके हैं उधर बोर्ड पे सामने, f by a लिखते हैं और नीचे del l by l लिखते हैं। वैसे तो इजी है कि इसी तरह फॉर्मूला याद है, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके हमेशा याद रखें, सब इजी याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको इजी वे से सॉल्व भी करने आना चाहिए। तो कैन वी राइट दैट f into l by a into del l, ठीक है, and what's the unit of Young's modulus? What is the dimension of Young's modulus? That same dimension of stress, because strain is dimensionless, unitless, ठीक है, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है वही यंग्स मॉडुलस है। अभी हम तीनों लिख देते हैं, उसके बाद सब एक साथ कलेक्ट कर देंगे फिर से, ठीक है, ये समझ में आया सबको? यंग्स मॉडुलस, स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है, हम आपको ऐसे ही आइडिया दे रहे हैं, बुक सब में डाटा रहेगा, आप चिंता ना करें। स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, ठीक है, कि इलास्टिक लिमिट को वो वहां तक सस्टेन कर सकता है, यंग्स मॉडुलस उसका ये वैल्यू आता है। चलो देखो आगे बात करेंगे इस पर अच्छे से। अभी अगला आता है दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू normal stress by volumetric strain।
नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी राइट दैट F by A, और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन del V by B. बट नाउ थोड़ा यहाँ समझो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो आपको बॉटल दिखाई दे रहा है ना, इस पे अभी फोर्स नहीं काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। सुनिए, समझिए, अब जब हम इसको चारों तरफ से ऐसे मुट्ठी में बंद करके इसको दबा रहे हैं, तो मेरा जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो इसका प्रेशर नहीं है, मेरा जो हाथ इस पे स्ट्रेस डाल के रखा है उसको तुम नॉर्मल स्ट्रेस मानते हो ना, वो एक्चुअली प्रेशर नहीं है, वो एक्चुअली चेंज इन प्रेशर है। प्रेशर पहले से 1 atm था, मेरा हाथ इस पे 0.1 atm और लगाया तो टोटल प्रेशर तो 1.1 हो गया। हमको 1.1 से काम नहीं है, हमको किससे काम है? 0.1 से। 0.1 कहने का मतलब चेंज इन प्रेशर, बात समझ रहे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बॉडी आप लीजिएगा तो उसका प्रेशर आपको यहां लेना है, आपको एक्चुअली उसके सरफेस पे जो प्रेशर का चेंज हो रहा है वो लेना। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, क्लियर है? हाँ उदय जी, ऑनलाइन में समझ में आ रहा बात? यस। तो इसको हम लोग लिखते हैं del P by del V by B। एक चीज क्लियर, P नहीं लिखे, क्या लिखे हैं? del P। हमको प्रेशर से काम नहीं, हमको उसके सरफेस पे जो चेंज इन प्रेशर है उससे काम, ठीक है? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई मैटर नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पे एगो साइन डालना है, उसके लिए बाद में बात करते हैं, पहले नीचे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कहलाता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है? अब देखो दो केस देखो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बोलो वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी बॉडी पे प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो, प्रेशर को बढ़ाओगे तो del P होगा पॉजिटिव, वॉल्यूम को घटाओगे तो del P होगा नेगेटिव। गुड, बी में आओ, अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो del P होगा नेगेटिव, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज, तो del V क्या होगा? वेरी गुड। अब एक बात तय है, जो यहां बात हुआ है, इन दोनों में से एक को माइनस जरूर होगा, सही है? अगर del P प्लस आया तो del V माइनस होगा, और अगर del V प्लस आया तो del P माइनस होगा। दोनों में से एक माइनस होना थोड़ा खतरा है, ई माइनस बच जाएगा, ठीक? तो देखो, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा कुछ कांस्टेंट देते हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए। आप कोई भी कांस्टेंट कभी नेगेटिव देखें, ठीक है? तो साइंटिस्ट लोग, जो लोग इन तरह का लॉ बनाते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना था, तो वो बोले कि भाई अपने से एक माइनस साइन यहां रखिए। क्यों? ये को माइनस आएगा, मल्टीप्लाई हो प्लस हो, ठीक है? नहीं तो आपका बल्क मॉडुलस का डाटा नेगेटिव में रहेगा, वो हो ही नहीं सकता। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए ये माइनस साइन लगता है। समझ गए? माइनस साइन खुद से डाला हुआ चीज है ताकि ओवरऑल बीटा कैसा रहे? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू मेक बीटा पॉजिटिव, ठीक है? बीटा को पॉजिटिव रखने के लिए आप नेगेटिव साइन यूज कीजिए। ये रहा बल्क मॉडुलस के बारे में चर्चा। थर्ड नाम है इसका शियर मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल देखो ईटा। एन के जैसा कर लिखना है, एन के जैसा लिखना है, थोड़ा एक टांग पकड़ के नीचे सिंबल। दिस इज शियरिंग स्ट्रेस पता है इस ईटा से एक और चीज बहुत खतरनाक
सा चीज है ना रिप्रेजेंट होता है, ज्यादा काम आता है, इसलिए कभी कभी आप फंस सकते हैं। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ईटा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ए से क्या होता है, बचपन पढ़े हुए, ए से क्या होता है, एप्पल की नहीं होता है, एरोप्लेन नहीं होता है, वही चीज ध्यान रखना। बात समझ गया, खाली ऐसे एप्पल नहीं होता, एरोप्लेन भी होता है। हाँ, तो ये नहीं कि सर ईटा इससे तो सर है ना वो होता था, तो ई वाला ही कैसे हो गया सर, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होती। हाँ, जहां जो वो आ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेंथ, देन ईटा विल बी इक्वल्स टू एफ बाय ए, ये पैरेलल वाला लेना है, नीचे थीटा है, तो ये रहा ईटा के, ठीक है, कोई ज्यादा तामझाम है नहीं, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेंथ कर दो, आ जाएगा वैल्यू। ये तीन इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, अलग अलग जगह काम आता है। कहां काम आता है, शियर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस बेसिकली एग्जिस्ट फॉर सॉलिड, ठीक है, एंड बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक। आप इस तरह का जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अभी देखो ढक्कन पे प्लास्टिक पे कर रहे थे, आप फुटबॉल को चारों तरफ से दबा सकते हैं, आप लिक्विड को दबा सकते हैं, आप गैस को दबा सकते हैं किसी बैलून के अंदर भर के, तो वैसा बल्क मॉडुलस चलता है। यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस ये बेसिकली किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड, ठीक है, नोट करो याद है। अच्छा एक और डायमेंशन भी यही खत्म कर दे, देखो जी, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, सी दैट, देखना कौन कौन, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, प्रेशर, इन सबका एक ही यूनिट और डायमेंशन है, यूनिट है इन सबका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन है ml माइनस 1t माइनस 2, करेक्ट, नोट कर लो यहां तक। देखिए इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल जो स्ट्रेस स्ट्रेन के सिचुएशन से आपको दिखता हो, देखिए आपका साइकोलॉजी क्या रीड करता है, क्वेश्चन सेटर कैसे आपका काम करता है, वो यंग्स मॉडुलस देगा, डेलेल आपसे पूछेगा, आपका दिमाग एकदम है ना लिमिटेड हो जाएगा, आप केवल इलास्टिसिटी सोचिए, ठीक है, ये गलती फिजिक्स में कभी मत कीजिए। देखिए होता क्या है, फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर का क्वेश्चन उस चैप्टर से केवल बनता ही नहीं, आपको बनाना है, इसमें डेलेल निकालना है, यंग्स मॉडुलस कटाना है, लेकिन पहले आपको लॉज ऑफ मोशन लगाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन, स्यूडो फोर्स, जो भी आप अभी तक फिजिक्स में पढ़े उसका यूज करके पहले आपको स्ट्रेस का फोर्स निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस का फोर्स। देखिए आप खुद सोचिए, आपके पास एक फॉर्मूला है कि y is equals to f into l by a into del l, करेक्ट ना। अब y गिवन है, एरिया आप निकाल सकते हो, l आपका दिया है, फोर्स del l हमको निकालना है, फोर्स हमको चाहिए, अगर आपको del l निकालना है तो वो कहीं से ये फोर्स चाहिए, करेक्ट ना। और ये फोर्स कहां से निकलना है, सिंपल लॉज ऑफ मोशन, टेंशन इज इक्वल्स टू mg, यही टेंशन यहाँ फोर्स है, तो क्या हम del F is equals to टेंशन into लेंथ by यंग्स मॉडुलस into एरिया लिख सकते हैं। टेंशन की जगह पे वैल्यू पुट कर लो 500 न्यूटन, लेंथ की जगह पे 2 मीटर, यंग्स मॉडुलस में 2 into 10 to the power 11 और एरिया की जगह पाई रेडियस का स्क्वायर। बस एक डाटा ध्यान रखना, रेडियस मिलीमीटर में है, सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सॉल्व करो आंसर, ठीक है। अच्छा चलो, इसी चीज को सेकंड क्वेश्चन में तुम कैसे लगाओगे, इस सेकंड क्वेश्चन में इसको कैसे लगाओगे, क्या करोगे बताओ। हाँ टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसमें किसको, हाँ पूरा बोलिए ना तब हमको समझ में आएगा। हाँ फिर यही चीज हमको एक लाइन बोलिएगा हमको समझ में आ जाएगा
क्लियर है, ठीक है। भूल जाइए आप इस चैप्टर को, आप पहले जाइए लॉज ऑफ मोशन, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन नीचे की तरफ 5 mg, इस डायरेक्शन में 2 mg। हाँ भाई वो भारी है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ये हल्का है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व लॉज ऑफ मोशन, मतलब T minus 2 mg is equals to 2 ma and 5 mg minus T is equals to 5 ma। दोनों को ऐड किए, T कट गया, 5 mg में से 2 mg गया, 3 mg is actually equals to 7 ma, mm cancel, so acceleration will be equals to 3g by 7। जब acceleration का वैल्यू एक जगह इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इसको इसी में पुट कर, तो आएगा T minus 2 mg is equals to 2m into 3g by 7। उसको उधर भेजो, सेंट टेंशन will be equals to 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 6 mg by 7 और प्लस 2 mg। क्या मेरे टेंशन का वैल्यू हो गया 14 26 20 mg by 7। कहां अभी इलास्टिसिटी है, अभी तो इलास्टिसिटी ही, इलास्टिसिटी तो इसके बाद आएगा ना। अब आप देखिए, आप वही काम में ना बहुत नहीं होता, कैजुअल करते हैं आप। यंग्स मॉडुलस देख लेंगे, देखिए जैसे आपको है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्ड बोल दिया गया, अब आपका दिमाग काम करने लगा सर्कुलर मोशन। अरे भाई ऐसा करके फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में सब चीज हर जगह यूज होते रहता है, ठीक है। अब क्या है, अब वही है जो आप यहाँ चैप्टर में पढ़े, फोर्स इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू डेल। फोर्स के जगह पे टी लिखो, डेल एल निकालना है, डेल एल इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू लेंथ बाय y इनटू ए। चलो टी का वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो आंसर। समझ गए? देखो ये चैप्टर बस इतना ही है, आगे जब बढ़ जाओगे तो जैसे वो चैप्टर उतना ही रहेगा, ये पीछे से आएगा, ठीक है। यही होता है, यही होता है। इसलिए जानते हो फिजिक्स का एक बहुत अच्छा बात है, इसको याद नहीं करना, आप पता है। आप अगर मान लीजिए हमसे ऐसे टीचर पूछेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको ज्यादा तैयारी किस सब्जेक्ट के लिए करना है? केमिस्ट्री। कारण ये चैप्टर आए ना, अब है ना 5-7 दिन बाद है ना कहीं आएगा, अब तो हमको उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको इसका जरूरत पड़ता है। उनको अचानक से अगर तुम कुछ बोल दोगे ना, इसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आप लॉज ऑफ मोशन का जो आप स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखे तो उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या इन दोनों थ्रेड में टेंशन सेम होगा? किस में ज्यादा होगा? ऊपर। मान लो हम लोग इसको T1 लिखते हैं, इसको T2 लिखते हैं, क्या इसके नीचे भी लगेगा T2? अब देखो नीचे की तरफ इसका mg लगा, इसका नीचे की तरफ mg फोर्स लगा, करेक्ट है? कुछ और? शूडो फोर्स। शूडो फोर्स किधर? शूडो फोर्स नीचे। आप जब इस एक्सेलरेशन को कैंसिल कीजिएगा तो नीचे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा ma, a के जगह लिखते g/2, यहां भी नीचे लिखते ma, a के जगह g/2। अब देखो जब शूडो फोर्स तुम लगा चुके तब तो तुम अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैंसिल मानते हो, तो ये सिस्टम रुका हुआ मानते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है, रुका हुआ मानते हो। नाउ आप इस पे ध्यान ना दें, आप T1 और T2 निकालने पे ध्यान दें, फिर देखिए आपको आंसर मिलता है। नाउ फर्स्ट वायर, ऊपर वाला वायर पे जाओ, क्या मेरा T1 mg प्लस T2 प्लस mg/2 है? इसका मतलब 3mg/2 प्लस T2 है। अब आ जाओ फॉर सेकेंड वायर, सेकेंड वायर में आ जाओ, क्या हम लोगों का T2
mg प्लस mg/2 है, T2 mg प्लस mg/2 है, इसका मतलब 3 mg/2। अच्छा अगर हम T2 के जगह पे 3 mg/2 पुट कर दें और फिर उसको बगल वाले 3 mg/2 से जोड़ दें, कितना आ जाए? 3 mg आ जाए। ठीक है, 3 mg समझ रहे हैं? तो क्या हम लोगों का T1 का वैल्यू 3 mg आ गया, तो T2 आ गया 3 mg/2 और T1 कितना आ गया? 3 mg। ये समझ में आ सकता है? पहले आप लॉज ऑफ मोशन लगा के T1 T2। अब देखिए बाकी सब पैरामीटर पे देखिए, y सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, रेशियो निकालना है। अच्छा डेल एल में जब तुम इतना पढ़ाई किया तो डेल एल का एक सीधा फॉर्मूला भी याद रखो, क्या? फोर्स इनटू लेंथ बाय y इनटू a। तो अगर हमको डेल एल 1 लिखना है तो फोर्स 1, लेंथ 1, y 1, एरिया 1, और अगर हमको इसमें डेल एल 2 से डिवाइड करना है तो फोर्स 2, लेंथ 2, y 2, a 2। अब देखो y सेम है, a सेम है, l सेम है, तो सीधा सीधा बोलो ना F1/F2 या फिर बोलो T1/T2। और T1 हम लोग का कितना है? 3 mg और T2 कितना है? 3 mg/2। क्या है? 2:1। तो आप केवल इस चैप्टर को ध्यान में रखिएगा ना, तो बस आप इतना सोच रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगा कोई भी निबंध। आपको पहले ये सोचना होगा कि इसका जो रिक्वायर्ड फोर्स है, स्ट्रेस का रिस्पांसिबल फोर्स है, उसको कैसे निकालें। तो आप अभी तक जो फिजिक्स पढ़े हो कहीं से निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज। ठीक है, तो इतना ही याद रखेंगे, इतना नोट कर लें, न्यूमेरिकल बनाए यहां तक। अगले दिन हमको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, बस वही चैप्टर में आपका बचा हुआ इस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सरफेस टेंशन, लिक्विड का प्रॉपर्टी में इंटर करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट। अच्छा आपको